दोस्तों, कक्षा 1 से 8 तक बालक को फेल नहीं कर सकते हो आप। अगला, नहीं बालक को विद्यालय से निष्कासित कर सकते हो। भले चुरा चुरी थे ना, कहीं भी कह दिया ना मास्टर ने, भले अंट संट कहीं भी बक दिया, फिर भी प्यारे दोस्तों उनको आप विद्यालय से बाहर नहीं निकाल सकते हो, ये उनका अधिकार है। अगली नोट, नो डिस्टेंस नीति, यानी विशेष स्थितियों में बालक यदि अनुत्तीर्ण हो जाता है तो राज्य सरकार का भार सौंपा गया है कि वह चाहे तो 8वीं कक्षा तक बच्चों को फेल भी कर सकती है। राज्य सरकार को आपके इसके अंदर मामला दिया गया है कि वो चाहे तो बच्चे को 8वीं कक्षा तक फेल भी कर सकती है, और यदि फेल भी कर सकती है और अनुत्तीर्ण होने पे 3 माह के भीतर बालक की वापस से परीक्षा ली जाएगी, जिन्हें की सप्लीमेंट्री परीक्षा, वो परीक्षा ली जाएगी। और यदि उसमें बच्चा फेल हो जाता है तो फिर तुमने यह नहीं कहोगे भैया तो इमें ठीक है, तू कन तो 5वीं में पढ़, कन 8वीं में पढ़, मतलब बच्चे को फेल भी किया जा सकता है। ठीक है, यह संशोधन अधिनियम कब लागू हुआ था? 1 मार्च 2019 को। पहली चुराचुरी में पहली कौन करा, लेकिन 2019 को अब करबल आ गया, अगर राज्य सरकार चाहे तो। अब एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका प्रश्न आएगा गुरुजी, और वो प्रश्न कौन सा आएगा, ध्यान से देखो। देखो, जो धारा 16 का उपबंध 1 है, इसमें बात बताई गई है कि प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के अंत में कक्षा 5 और 8 की नियमित रूप से परीक्षाएं होगी। बिल्कुल होगी। धारा 16 के 2 उपबंध में क्या बात बताई गई है कि बालक कक्षा 5 से 8 की परीक्षा में असफल हो जाता है तो उसे अतिरिक्त शिक्षण कार्य दिया जाएगा और परीक्षा परिणाम घोषित किए जाने की तारीख के 2 माह के भीतर पुनः वापस परीक्षा देने का मौका दिया जाएगा। अगर तेन चाहो कि गुरुजी मैं तो नया जवान एनईपी 2020 के तहत मास्टर बनवाओ वाला, हम तो पूरी ईमानदारी से बच्चों को पढ़ाएंगे, लेकिन कोई ने फेल मत कर दीजिए। फेल जो कर दिया है ना, तो भाई साहब छोरा 2 महीना और पढ़ाना पड़ देने, गर्मी की छुट्टी का महीने भी, ये वाली बात। तो 2 महीने के भीतर इनका वापस एग्जाम लिया जाएगा, और उसमें यदि बच्चा फेल हो जाता है तो फिर उसको उसी क्लास में रखा जाएगा। देखो अगला, धारा 16 का 3 उपबंध क्या बोल रहा है कि सर छात्र पुनः परीक्षा में असफल हो जाते हैं तो केंद्र सरकार या राज्य सरकार उसे कक्षा 5 अथवा 8 दोनों कक्षाओं में रोक सकती है। बाकी में तो नहीं रोकेगी, लेकिन 5वीं और 8वीं क्लास में आपके रोक सकती है। अब देखो भाई, धारा 17 क्या बोल रहे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट सर। धारा 17 बोलते रहो वैसा, धारा 17। अब वीआईपी आदमी भी आ गए, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके सामने आ चुका है। तो पहले दोस्तों, धारा 17 क्या बोल रही है कि बालक को शारीरिक और मानसिक रूप से आप दंड नहीं दे सकते हो। ध्यान रखना, बच्चा का डंडा की निर्देश को दे, बच्चा ने फावड़ा याद करना हो रहा ना, तो मैंने ए निकल कि बेटा फावड़ा याद कर, दूजू न करियो तड़का वैसा कुटाई करला थारी, ए न कर सको थे। क्योंकि अब इस धारा के तहत प्यारे दोस्तों, धारा 17 बोलती है कि बच्चे को आप न तो शारीरिक दंड दे सकते हो, न बच्चे को आप मानसिक रूप से उत्पीड़न कर सकते हो। प्रतिषेध है, रोक है बिल्कुल, और नो प्रताड़ित ना अपमानजनक शब्द कहोगे, एन नखे हो कि भाई साहब एकदम डेट बालक है, आओगे न पढ़ा खै ना आओ तंदोर तू खै न कर सकर, है ना, ए नहीं भाई साहब, ये वाले शब्द बच्चों को आप नहीं बोल सकते हो प्यारे दोस्तों। तो ये आपकी धारा 17। अब वेरी इंपॉर्टेंट बात कौन सी है, ये वाले वीआईपी, यानी धारा 16 और धारा 17 को बालकों हेतु स्वर्ग व स्वर्ण धाराएं कहा गया। प्रश्न पूछा गया कितने बार कि बालकों के लिए आरटी एक्ट की किस किस धारा को स्वर्ण या स्वर्ग धाराएं बोला जाता है, तो धारा 16 और 17 को। अगली बात देखिए, धारा 18 क्या बोलती है। पहले दोस्तों, धारा 18 बोलती है कि सर बिना मान्यता स्कूल आप नहीं चला सकते हो, और यदि चलाते हो तो 1 लाख रुपए आपके लिए जुर्माना होगा, और निरंतर आप फिर भी चला रहे हो तो प्रतिदिन फिर आपसे 10,000 रुपए एक दिन के लिए जाएंगे। चलो, यह बात धारा 18। आ जाओ धारा 19। धारा 19 में विद्यालय के मान और मानक का निर्धारण किया गया है, और इसमें खेल मैदान, पृथक शौचालय भवन व पानी की व्यवस्था, और पुस्तकालय और कार्यालय कक्ष और रसोई घर होनी चाहिए वे विद्यालय के अंदर, वरना थे विद्यालय कौन चला सकोला। आगे और आ जाओ, विद्यालय पूर्व स्थापित है, उसे 3 माह के अंदर ये सारी चीजें है ना, ये सारे खर्चे, ये सारी सुविधाएं करनी पड़ेगी, वरना वो प्राइवेट स्कूल है तो उसकी मान्यता क्या हो जाएगी, रद्द हो जाएगी। क्या हो जाएगी, रद्द हो जाएगी। ओके, आ जाइए पहले दोस्तों अगली बात आ रही कि सर धारा 20 कौन सी, धारा 20, और धारा 20 बोल रही है आपके सामने कि अनुसूची का संशोधन करने की शक्ति, जो भी अनुसूची 1 वगैरह बताई थी उसमें संशोधन राज्य सरकार या केंद्र सरकार कर सकती है। विद्यालय के मानकों में परिवर्तन केंद्र सरकार कर सकती है। ध्यान रखना, विद्यालय के अंदर जो आपके परिवर्तन होंगे केवल कौन कर सकती है, वो मानकों में परिवर्तन कर सकते हैं। केंद्र सरकार, राज्य सरकार इसमें परिवर्तन नहीं कर सकती है, बस अपनी राय या अपना परामर्श दे सकती है। अगला,
वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। धारा 21, धारा 21 बोलती है सर कि विद्यालय प्रबंधन समिति एसएमसी का गठन किया जाएगा विद्यालय में। अगर आपको पूछ ले कि विद्यालय के अंदर जो एसएमसी का गठन किया जाएगा वो आपका किस धारा के तहत, तो धारा 21 के तहत। कुल सदस्य होंगे इसमें 16। एसएमसी में कुल सदस्य कितने होंगे? 16, यानी 3/4। इन 16 सदस्यों में से 3/4 यानी 75% सदस्य आपके माता पिता या संरक्षक होंगे। ध्यान रखना, जो एसएमसी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी जो 15 अगस्त 26 जनवरी को डोनेशन आपके देते हैं, जो पूरे स्कूल का मैनेजमेंट संभालते हैं, ये शामिल होते हैं एसएमसी में। तो 75% तो आपके एसएमसी में होंगे दोस्तों। कौन? आपके यानी बच्चों के माता पिता और संरक्षक। इसके अलावा एक आपका होगा अध्यक्ष, एक आपका होगा सचिव, एक आपका होगा कोषाध्यक्ष। इस प्रकार करके एसएमसी में आपके 16 सदस्यों की पूर्ति की जाएगी। और इन 16 में से आपकी 50% महिलाएं होनी चाहिए, यानी 8 तो महिलाएं होनी चाहिए एसएमसी में। तो समझ गए? देखो प्रश्न सीधा सा आएगा, किसी भी एग्जाम पूछ सकता है कि एसएमसी में कुल सदस्य कितने होंगे? 16। इनमें से 3/4 यानी 75% दोस्तों आपके माता पिता संरक्षक होंगे सदस्य। एक अध्यक्ष होगा, एक सचिव होगा, एक कोषाध्यक्ष होगा जो पैसे की व्यवस्था करेगा। और इस 16 में से कुल आपके जो 8 सदस्य होंगे वो महिलाएं होंगी। ये हो गए आपके एसएमसी। और एसएमसी किसके अंदर? धारा 21 के अंदर। बात करें दोस्तों, विशेष बात ये आती है कि राजस्थान सोसाइटी एक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान सोसाइटी एक्ट 1958 के तहत माध्यमिक विद्यालय राजकीय उच्च माध्यमिक शिक्षा संस्थाओं में विद्यालय कोष का गठन किया जाएगा। यानी विद्यालय में जो फंड दिया जाता है 15 अगस्त 26 जनवरी को, उस कोष का अलग से गठन किया जाएगा और उसकी जो पूंजी आएगी उसको विद्यालय के अंदर विकास कार्यों में लगाया जाएगा। अगला 10 मई 2011 को कक्षा 1 से लेकर 8 तक समस्त स्कूलों में एसएमसी का गठन किया जाएगा। यानी कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक समस्त स्कूलों में एसएमसी का गठन किया जाएगा। यह प्रावधान आपका कब से लागू है? 10 मई 2011 से। अगली बात, 24 अप्रैल 1999 को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय या माध्यमिक स्कूलों में एसडीएमसी होगी। यानी पहले लेर 8वीं तक तो अपना एसएमसी हो, ध्यान रखिए, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। लेकिन अगर 10वीं तक स्कूल है या 12वीं तक स्कूल है ना, उसका महीना फिर हुआ अपने एसडीएमसी। क्या होती है एसडीएमसी? विद्यालय विकास कोष एवं प्रबंधन समिति। ठीक है। बात करें दोस्तों कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत वित्तीय सहायता समितियां खर्च करती है। जो वित्तीय सहायता होती है ना, वो समितियों द्वारा खर्च की जाती है। अब देखो एसडीएमसी, राजस्थान के अंदर जो एसडीएमसी का आपके प्रारूप है वो किस प्रकार का है, यह आपके सबसे पहली बात देखिए दोस्तों। राजस्थान में जो एसडीएमसी होगी वो या तो 10वीं तक स्कूल होगी उसमें होगी या 12वीं तक की स्कूल में होगी। एसडीएमसी दोस्तों आपके दो चीजों से मिलकर बनी होती है, एक तो एसएमसी, एसडीएमसी, एसएमसी और फिर ऊपर वाला स्तर आपके कौन सा है? एसडीएमसी। पहले दोस्तों बात करें कि एसएमसी की जो स्थापना हुई वो 10 मई 2011 को हुई। कब हुई? ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एसएमसी की स्थापना कब हुई? 10 मई 2011 को। और कक्षा 1 से लेकर 8 तक इसमें शामिल होते हैं। अगली बात करें दोस्तों कि इसमें जो अध्यक्ष आपका होता है, किसमें? इस एसएमसी में जो अध्यक्ष बनाई जाता है वो अभिभावक या माता पिता को बनाई जाता है। किसको? अभिभावक या माता पिता को अध्यक्ष बनाई जाता है एसएमसी में। और इसका जो सचिव होता है वो होता है प्रधानाध्यापक या संस्था प्रधान। एसएमसी का जो सचिव, जो पैसों की व्यवस्था करने वाला होता है, वो प्रधानाध्यापक या संस्था प्रधान होता है। इसमें एज लिमिट रहती है 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बालक। 6 से लेके 14 वर्ष तक के बालक आपके एसएमसी के तहत आएंगे। ठीक है। अगली बात देखो सर, एसडीएमसी। एसडीएमसी 10वीं या 12वीं स्तर पे होगी और इसकी स्थापना की गई 22 अप्रैल 1999 को। कब की गई? 22 अप्रैल 1999 को। और इसमें कक्षा 9 से लेकर 12 तक आएगी। इसका अध्यक्ष होता है प्रधानाचार्य और सचिव होता है वरिष्ठ अध्यापक। और एज के बच्चे होते हैं 14 से लेकर 18 वर्ष तक के बालक। तो समझ गए, एसएमसी, एसडीएमसी, स्थापना, कुल सदस्य, जो आपका मामला है। जो प्रश्न पूछे आपका आप गलत नहीं होना चाहिए। आगे आ जाओ। पहले दोस्तों धारा 22, शाबाश। कौन सी सर? धारा 22 खतरनाक, गजब, शानदार, उम्दा और बेहतरीन। ये आपके क्या बोल रही है धारा 22? ये बोल रही है कि विद्यालय विकास योजना, विद्यालय की जो विकास योजना बनाई जाएगी वो कितने वर्षों के अंतराल पे बनाई जाएगी, क्या बनाई जाएगी? तो देखो, एसएमसी जो होती है विद्यालय विकास योजना आपके 3 वार्षिक उप योजनाएं बनाती है। यानी
ये योजना का कार्यकाल होता है 2 वर्ष। यानी जो एसएमसी आपकी योजना बनाएगी विद्यालय में, उसका कार्यकाल होगा 2 वर्ष। और इस 2 वर्ष के अंदर प्यारे मित्रों आपके 3 वार्षिक उप योजनाएं बनेगी। इन 2 वर्ष की कार्यकाल में 3 वार्षिक उप योजनाएं बनेगी एसएमसी में। और उसी वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी जो बीईईओ के समक्ष प्रस्तुत करेगी कि हमने ये आपके वार्षिक योजना कार्यकाल बनाया है 2 वर्ष का, इसमें ये हमने विकास कार्य करवाया है, और ये प्रस्तुत रिपोर्ट किसके सामने प्रस्तुत करेंगे, तो बीईओ के तहत या उसके समक्ष प्रस्तुत करनी होगी। अगला, आरटी एक्ट में संशोधन किया गया 2012 में, और इसमें क्या संशोधन किया गया कि अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित विद्यालय अथवा अनुदानित विद्यालयों को इस धारा के अधिकार से बाहर रखा गया है। यानी जो विद्यालय अनुदान से लोगों को पैसे देने से चल रहे हैं, या जो अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित है, जैसे विशेष बच्चों के लिए, तो प्यारे दोस्तों उनको आप इसके अंदर शामिल नहीं करोगे, उनमें आपके एसएमसी एसडीएमसी कोई नहीं होगी। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों, अगली विशेष बात आती है दोस्तों, और बात इस प्रकार की आती है सर कि बताइए धारा 23 क्या बोलती है। धारा 23 बोल रही है कि शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अर्हताएं और सेवा के निबंधन और शर्तें। यानी शिक्षकों के लिए नियुक्ति के लिए कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए, क्या उपबंध सेवा के, और क्या शर्तें। देखो, केवल उन्हीं शिक्षकों को नियुक्ति दी जाएगी, उन्हीं शिक्षकों को नियुक्ति दी जाएगी जो पात्र माना जाएगा, जिनके पास न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हो। यानी बीएड रही है तो बीएसटीसी करबो कंपलसरी है, अगर थकने का कौन है तो प्राइवेट में कौन पढ़ा सको बैठते। ये कौन सी धारा बोलती है आपके, धारा 23। ठीक है, अगला, अगर पहले दोस्तों बात करें कि केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी किसके तहत, एनसीटी के तहत जो प्राधिकृत शैक्षणिक अभिकृत घोषित किया हो, है ना, वही आपके, अगर आपके पास ऐसा सर्टिफिकेट है तो आप फिर विद्यालय के अंदर पढ़ा सकते हो, वरना नहीं पढ़ा सकते हो। अगली बात, आ जाइए नोट में विशेष बात है दोस्तों। और क्या बात है, बात कही गई है कि सर यदि किसी राज्य में निर्धारित योग्यताधारी व्यक्ति पर्याप्त संख्या में नहीं है, तो फिर राज्य को ऐसा अधिकार है कि वो प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध करवाए, या प्रशिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं है, बीएड बीएसटीसी में नहीं करवा सकता, तो केंद्र सरकार को एक अधिसूचना लिख दे कि मां का राज्य का मैं इनका फटाबड़ा नागरिक ई योग्यता वाला कोई न मिल रहा, तो फिर राज्य क्या कर सके, वे लोगा की योग्यता कम कर दे, जितनी की योग्यता है लोगा में उतनी योग्यता वाला लोगा ले ले और वे फटाबा के लिए राख ले। यही बात है कहीं मैं ये नोट के अंदर। चलिए अगली बात, लेकिन यदि किसी व्यक्ति को न्यूनतम योग्यता के आधार पर स्कूलों में लगाया जाता, आपने देखा होगा कि पहले जो लोग ने परीक्षा न दिया, जिन्हें स्कूल में मारसा बना दिया, अगर ऐसे व्यक्ति लगते हैं तो नियत तिथि के अनुसार या लगने के बाद में 5 वर्ष तक, 31 मार्च 2015 तक, उस समय की बात है, 31 मार्च 2015 तक के लिए छूट दी गई थी। और जिसे आरटी एक्ट संशोधन 1 अप्रैल 2015 से लागू अधिनियम से केंद्र सरकार द्वारा इस अवधि को 4 वर्ष से बढ़ा के 9 वर्ष कर दी गई थी। उनको बोला गया पहले तो 5 वर्ष में कि न्यूनतम आपकी शैक्षणिक योग्यता प्राप्त कर लेना, अगर नहीं कर पाते हो तो फिर उनके लिए बढ़ाई गई और 9 वर्ष की गई, 4 वर्ष और बढ़ाए गए, और ये की गई 31 मार्च 2019 के लिए ये छूट की गई थी। ठीक है, तो यानी जो आपके शिक्षक ऐसे ही लगे हुए थे बिना प्रशिक्षण वाले, तो 2019 तक उनको बीएड बीएसटीसी करनी पड़ी थी। बोले पूछ लेना कि आपके आसपास हो कोई, तो उन्होंने भी की थी आपके, है ना। अगला देखिए, अगली विशेष बात आती है मेरे दोस्तों, और विशेष बात आपके इस प्रकार की, बने रहिए, जुड़े रहिए क्लास के साथ, बेहतरीन कंटेंट आपको गुणवत्तापूर्ण, एक भी फैक्ट दोस्तों आपके गलत नहीं है, 100% आपके पूरी बातें एग्जाम में मिलने वाली। देखिए, शिक्षक की योग्यता का निर्धारण राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा किया जाएगा, एनसीटी द्वारा, एनसीटीयू द्वारा, जो नई दिल्ली में स्थित है, इसके द्वारा शिक्षकों की योग्यताओं का निर्धारण किया जाएगा। अगली बात, शिक्षकों की नियुक्ति का निर्धारण शिक्षा निदेशालय बीकानेर द्वारा किया जाता है राजस्थान में। राजस्थान के अंदर, केंद्र के अंदर तो आपके नई दिल्ली में, और शिक्षकों की नियुक्ति का निर्धारण राजस्थान में शिक्षा निदेशालय बीकानेर द्वारा। अगली, शिक्षक की योग्यता ज्ञान पीजी अभिव्यक्ति कौशल को देखा जाता है, यानी नियुक्ति से पहले। अगला देखो, धारा 24। धारा 24 बोल रहे प्यारे दोस्तों कि शिक्षकों के क्या कर्तव्य होंगे और शिकायतों को दूर किस प्रकार कर सकते हैं शिक्षकों की, यानी शिक्षक के संबंधित कोई भी शिकायत है उसको दूर कैसे किया जाएगा। आ जाइए, इसमें बताया गया प्यारे दोस्तों कि निम्न कार्य करेगा। इस 24 धारा के अंदर शिक्षकों के कर्तव्य शिकायतों को दूर करना, और इसके अंदर धारा 24(1) के अंदर बताया गया है कि धारा 23(1) के अधिनियम से नियुक्त शिक्षक
निम्न कार्य करेगा, विद्यालय में नियमित आएगा, समय पर आएगा, उपस्थित होएगा। ऐसा नहीं कि स्कूल 9 बजे चाल रहे हो मार साहब 2 बजे, ऐसा नहीं चलेगा। धारा 29(2) के उपबंधों में निश्चित समय में पाठ्यक्रम संपूर्ण करवाना होगा। टीचर का कर्तव्य है कि संपूर्ण सिलेबस करवाए, अगर उसने जिम्मेदारी ली तो। अगला, प्रत्येक बालक के सामर्थ्य के अनुसार शिक्षा प्रदान करना। बहुत सारे बच्चे कमजोर है, प्रतिभाशाली है, सामान्य है, मंदबुद्धि है, तो उनके अनुसार शिक्षण कार्य करवाना क्लास में। बालक के माता पिता व संरक्षक के साथ नियमित बैठ के लेना, उनको जानकारी देना कि बच्चा ग्रोथ कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बालक से संबंधित जानकारी से अवगत कराना माता पिता को। अगला, अन्य कर्तव्यों का पालन करना जो विहित किए जाए। ठीक है, ये वाला। अगली बात करें प्यारे दोस्तों, अगला है आपके धारा 24(2). क्या रहा है? धारा 24(2), और इसके अंदर बताया गया प्यारे दोस्तों कि यदि कोई शिक्षक धारा 24(1) में उल्लेखित कर्तव्यों का पालन नहीं करता है और करने में असफल रहता है, तो उसके खिलाफ सुनवाई की समुचित सरकार को अवसर प्रदान करने के बाद उस पर लागू सेया नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की। यदि कोई इसमें खरा नहीं उतरता, सिलेबस नहीं करवा पाता, तो पहले दोस्तों फिर उस पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। अगला, धारा 24(2) के तहत क्या बताया गया है कि इसके तहत शिक्षकों को शिकायत यदि कोई है तो विहित नीति के अनुसार उसको दूर किया जाएगा। जो रीति है वो शिक्षक की जो भी गलती है उसको दूर किया जाएगा। आगे देखिए पहले दोस्तों, आ जाइए धारा 25। कुल अपन को 38 धाराएं पढ़नी है एक ही क्लास में, तो बने रहिए, घबराना नहीं है, क्योंकि निरंतरता ही जीत है दोस्तों। धारा 25 बताती है कि छात्र शिक्षक का अनुपात कितना होगा। प्राथमिक शिक्षा कक्षा 1 से लेकर 5 तक, और विद्यालय की दूरी कितनी होगी? 1 किलोमीटर। ठीक है, यह बातें अपन ने पहले कर ली थी। अगर विद्यार्थियों की संख्या प्राथमिक शिक्षा के अंदर पहली से लेकर 8वीं तक या 5वीं तक आपके हैं, तो पहले दोस्तों बात करें कि 0 से लेकर यदि 30 तक विद्यार्थी है प्राथमिक शिक्षा में कक्षा 1 से लेकर 5 तक, तो इनके लिए 1 शिक्षक होगा स्कूल में। यदि विद्यार्थियों की संख्या 30 से लेकर 60 है, 2 शिक्षक होंगे। अगर विद्यार्थियों की संख्या 61 से 90 है, 3 शिक्षक होंगे। और विद्यार्थियों की संख्या 91 से 120 है, तो 4 शिक्षक होंगे। और यदि 121 से 150 है, तो 5 शिक्षक होंगे। और यदि पहले दोस्तों 150 से 200 के बीच में विद्यार्थी है, तो 5 अध्यापक प्लस 1 प्रधानाध्यापक होगा। वेरी इंपॉर्टेंट बात। और यदि 200 प्लस है, तो फिर आपके 40:1 के आधार पर शिक्षक होगा, यानी 40 बच्चों पे 1 अध्यापक होगा, प्रधानाध्यापक को छोड़ के। ठीक है, ये 200 प्लस के लिए बात। अगली बात देखिए सर, ये अनुपात, अगला रेशो देखिए। ये जो प्राथमिक स्तर पे आपके जो कार्य दिवस होते हैं दोस्तों, आरटी एक्ट के तहत जो कार्य दिवस होते हैं, ये कार्य दिवस आपके होते हैं 200। शिक्षण घंटे कितने होते हैं? 800 होते हैं प्राथमिक स्तर पे। और वर्तमान में प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 से लेकर 5 तक में न्यूनतम 2 शिक्षक होंगे। ध्यान रखना, कम से कम 2 शिक्षक तो होंगे 5 तक के स्कूल में। ठीक है, अगली बात, सर उच्च प्राथमिक शिक्षा है कक्षा 6 से लेकर 8 तक, इसमें विद्यालय की दूरी 2 किलोमीटर राजस्थान में, तो इसके लिए क्या अनुपात है? तो इसके लिए पहले दोस्तों अनुपात रहेगा कि जो विद्यार्थी आपके यदि 0 से यानी 35 तक बच्चे हैं, तो इनमें आपके 1 अध्यापक रहेगा। 36 से लेकर 70 आपके विद्यार्थी है, तो 2 अध्यापक रहेंगे। अगर 71 से लेकर 100 विद्यार्थी है, तो 3 अध्यापक रहेंगे। और 100 प्लस है तो प्रधान अध्यापक पद भी होगा। और 100 प्लस हो गया, 100 प्लस के बाद में पहले दोस्तों आपके 35:1 क्लास का रेशो रहेगा, यानी 35 बच्चों पे 1 शिक्षक रहेगा कक्षा 6 से लेकर 8 तक के विद्यार्थियों के लिए। अब अगली बात करो दोस्तों, विशेष बात क्या आती है अगली कि सर अपना अगली बात तो यानी कि अरिच है कि वर्तमान के अंदर कक्षा 6 से लेकर 8 तक का जो शेड्यूल है, इसके अंदर न्यूनतम 3 शिक्षक तो होने चाहिए कम से कम। 6वीं ले 8 तक कतरा कम कम 3। इसमें गणित विज्ञान का हो गए 1 ही मार साहब होगा, गणित विज्ञान का, सामाजिक विज्ञान का 1 होगा और भाषा का 1 होगा। कम से कम 3 टीचर तो होने चाहिए, संभाल लेंगे पूरे स्कूल को। अगर कम से कम है तो कम से कम 1 शिक्षक प्रत्येक सब्जेक्ट का होना चाहिए। गणित विज्ञान का 1 होना चाहिए, सामाजिक का, भाषा का। कार्य दिवस कितना होता है 6ठी से लेकर 8वीं तक? तो 220 दिन होता है। शिक्षण घंटे कितने होते हैं? 1000 घंटे होते हैं। उधर 800, इधर 1000 घंटे। ठीक है, अगर 100 प्लस आपके पूर्णकालिक, तो पूर्णकालिक प्रधानाध्यापक होगा। यदि 100 प्लस स्टूडेंट है तो पूर्णकालिक प्रधानाध्यापक होगा। इसके अलावा अंशकालिक कला शिक्षा के लिए कुछ समय के लिए, और स्वास्थ्य शारीरिक शिक्षा के लिए कुछ समय के लिए, और कार्य शिक्षा के लिए कुछ समय के लिए बाहर से शिक्षक नियुक्त कर सकते हो। ठीक है, यानी कुछ शिक्षक आपकी इच्छा अनुसार आप लगा सकते हैं। अगला देखिए,
प्रति सप्ताह न्यूनतम शिक्षण घंटे कितने होते हैं 6ठी से लेकर 8वीं तक? तो पहले दोस्तों ये होते हैं प्रति सप्ताह आपके 45 घंटे। कितने होते हैं? 45 घंटे। अब आ जाओ धारा 26। धारा 26 बोल रही है कि शिक्षकों की रिक्तियों को भरा जाना चाहिए। स्कूल के अंदर शिक्षकों की पूरी पूर्ति होनी चाहिए। विद्यालय में 10% से अधिक पद रिक्त नहीं रहने चाहिए। ध्यान रखना, कुल जो पद है उनमें से 10% से ज्यादा पद आपके खाली नहीं रहने चाहिए। धारा 27 क्या बोल रही है कि गैर शैक्षिक प्रयोजनों के लिए शिक्षकों को आयोजित किए जाने वाला प्रतिषेध, यानी जैसे कोई ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता भाई टीचर घर पे, अगर कोई गवर्नमेंट टीचर है और वो घर पे आके उन्हीं बच्चों को पढ़ा रहा, तो भाई फिर स्कूल में भी वही पढ़ाना, घर पे वही पढ़ाना, तो ये क्या बात है पढ़ाना? वो गवर्नमेंट टीचर है, वो घर पे नहीं पढ़ा सकता, पढ़ाता तो उसके प्रति आप कानूनी कार्रवाई कर दो या कर सकते हो, उसको पढ़ाना बंद करना पड़ेगा, या तो फिर वो पढ़ाएगा या फिर स्कूल में पढ़ाएगा, दोनों जगह नहीं पढ़ा सकता। अगला, शिक्षक को 10 वर्षीय जनगणना, आपदा राहत कार्यों व चुनाव कार्यों के अलावा कहीं पे भी गैर शैक्षिक प्रयोजनों में ड्यूटी पर नहीं लगाया जाएगा। इनके अलावा शिक्षक को कहीं पे भी कोई ड्यूटी में नहीं लगाया जाएगा। धारा 28 क्या बोल रही है कि शिक्षकों द्वारा प्राइवेट ट्यूशन प्रतिषेध है। प्राइवेट ट्यूशन पढ़ा नहीं सके भाई, छोरे स्कूलों में पढ़ा रहे हो, फिर पाचा घर आर भी पढ़ा रहे हो, मार साहब दोनों पढ़ा रहे हो, तो उसके प्रति कानूनी कार्रवाई हो सके, तो सरकारी मार साहब आपके प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता। शाबाश, आ जाइए। अगला है प्यारे दोस्तों आपके, और अगला है अध्याय 5। कौन सा है? अध्याय 5 है सर। और अध्याय 5 क्या बोल रहा है प्यारे मास्टरों? तो प्यारे मास्टरों अध्याय 5 बोल रहा है कि अपनी जो प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम वह उसका पूरा किया जाना, अध्याय 5 के अंदर। इसमें धारा 29 ये क्या बता रही है कि पाठ्यक्रम व मूल्यांकन प्रक्रिया, बच्चों का पाठ्यक्रम किस प्रकार का होगा, मूल्यांकन प्रक्रिया क्या होगी, धारा 29 बता रही है। ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम समुचित सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाएगा, जो अधिकतम सीखने के अवसर प्रदान करने वाला, सर्वांगीण विकास, मूल्य निर्धारण, ज्ञान के निर्माण पर बल देने वाला, मातृभाषा में गतिविधि आधारित ABL एबिलिटी बेस्ड लर्निंग व सतत मूल्यांकन पर आधारित होगा। कौन सा? बच्चों का पाठ्यक्रम और मूल्यांकन, यानी चहुमुखी बच्चों का विकास होना चाहिए। अगला देखिए, अगली विशेष बात की गई है दोस्तों इसमें कि ये जो अपनी धारा 29 है, इसमें और कौन सी बात की गई है कि सर विशेष बात है कि संविधान के अनुच्छेद 350 क के तहत प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दी जानी चाहिए। प्राथमिक शिक्षा किसमें होगी? मातृभाषा में। संविधान का अनुच्छेद 350 क ये वाली बात बताता। ठीक, इसके अलावा बात करें दोस्तों आपके कि विनिर्दिष्ट शैक्षिक प्राधिकारी, ये आपके मामला रहेगा। केंद्र सरकार राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT तथा राज्य सरकार राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद SCERT, जो आपके उदयपुर में स्थित है। कहां पे स्थित है? उदयपुर में स्थित है SCERT। इन दोनों की जिम्मेदारी रहेगी कि ये पाठ्यक्रम निर्माण करे और आपके विद्यालयों में बच्चों के पास पहुंचाए। SCERT पूर्ण नाम क्या था दोस्तों का? SIERT। SCERT का पूर्ण नाम क्या था? SIERT। ये नाम चेंज कब किया गया? तो आपके 14 अगस्त 2008 को नाम चेंज करके SCERT किया गया। वेरी वेरी इंपोर्टेंट बात है, कमेंट कीजिए कि SCERT की फुल फॉर्म क्या है। ओके ओके ओके, प्यारे मास्टरों आ जाइए। धारा 30 बोल रहे प्यारे दोस्तों, धारा 30 बोल रही है कि परीक्षा और समापन प्रमाण पत्र, परीक्षा और समापन प्रमाण पत्र यानी प्रारंभिक शिक्षा कक्षा 1 से लेकर 8 तक पूर्ण होने तक कोई बोर्ड परीक्षा अनिवार्य नहीं होगी। बच्चों की इच्छा की क्रिया है, यदि बच्चा चाहे तो आपके एग्जाम दे सकता है और नहीं चाहे तो नहीं दे सकता। पहले से लेकर 8वीं तक बच्चे को आप मजबूर नहीं कर सकते। प्रमाण पत्र दिया जाएगा, ध्यान रखना। अगला, राजस्थान में 5वीं और 8वीं बोर्ड लागू कर दिया गया है 2019 से, बताया था मैंने अभी आपको। ठीक है, अगला आ जाए मेरे दोस्तों अध्याय 6। अब बस अध्याय 6 और 7 बचा, बस क्या ही। अध्याय 6 प्यारे मित्रों आपके बोल रहे हैं कि बाल अधिकारों का संरक्षण 31 से लेकर 34 तक, 31 से लेकर 34 तक धारा इसमें शामिल है। धारा 31 क्या बोल रही है कि बालक के शिक्षा के अधिकार को मॉनिटर करना, कि बालक का जो शिक्षा का अधिकार है उसको मॉनिटर करना, यह आपके बाल अधिकार संरक्षण के तहत आएगा। निःशुल्क व बाल अधिकारों के परिवादों की जांच करना, बाल संरक्षण आयोग 2005 की धारा 3 के तहत गठित
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग व धारा 17 के तहत गठित राज्य बाल अधिकार आयोग संरक्षण आयोग की स्थापना की जाएगी, जो बालकों के अधिकारों का हनन नहीं होने देगा। अगली विशेष बात करें दोस्तों, तो बात इस प्रकार की आती है कि सर, विशेष बात क्या आती है कि सर